अभी तक हमने सीखा है कि एक सिंपल सर्किट कैसा होता है, सोर्स, प्रोटेक्टिव सर्किट सेक्शन और लोड सेक्शन और सोर्स सेक्शन, ऐसा मिला के एक सिंपल सर्किट हमने देखा है। तो इन सोर्स सेक्शन को हम इनपुट सेक्शन बोलेंगे और आउटपुट सेक्शन लोड का होता है और इनपुट सेक्शन सोर्स का होता है, और दोनों के बीच में जो आता है वो प्रोटेक्टिव सर्किट सेक्शन आता है। प्रोटेक्टिव सर्किट सेक्शन में हम फ्यूज़, स्विचेस, रिलेज, कॉन्टैक्टर्स, OLRs, MCB, MCCB, RCCB, ये सब जो प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस है जिससे आगे की जो सर्किटरी रहती है उसका प्रोटेक्शन किया जाए, तो इसके लिए हम प्रोटेक्टिव डिवाइस का एक अलग सा सेक्शन बना के उसमें प्रोटेक्टिव डिवाइसेस लगवाते हैं सर्किट में। तो ये हमने देखा है। चाहे तो एक सिंपल सर्किट है, चाहे तो हम इसको कॉम्प्लेक्स सर्किट भी बना सकते हैं। कैसा? तो इनपुट सेक्शन सोर्स वहीं पे रहेगा, ये जो मेन इनपुट सेक्शन रहेगा, फिर या उसके बाद एक मेन इनपुट से डिराइव्ड इनपुट लेते हैं हम, जैसा कि AC to DC रेक्टिफायर का इनपुट लेते हैं, और SMPS, ये जो है SMPS है, फिर टैपलर ट्रांसफार्मर, ये जो रहते हैं वो इससे डिराइव्ड, ये मेन इनपुट से डिराइव्ड उनका एक इनपुट लेते हैं हम सर्किट को, आगे की सर्किट को, तो वो डिराइव्ड इनपुट्स, डिराइव्ड सेक्शन होता है, डिराइव्ड सोर्स सेक्शन, या फिर ये एक मेन सोर्स सेक्शन, और वो उसके बाद जो आने वाला वो डिराइव्ड सोर्स सेक्शन। तो हम चाहे तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में ACB और DC मिला के कितना भी इनपुट्स, जितना ये सर्किट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इनपुट्स दे सकते हैं। फिर सर्किट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उस हिसाब से प्रोटेक्टिव सर्किट हर एक सोर्स का जो लूप है वो उस सर्किटरी में आने वाला, उसमें प्रोटेक्टिव सर्किट्स आता है, प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स आते हैं, और उसके बाद जो आता है वो हमारा ये दोनों के बीच में प्रोटेक्टिव सर्किट सेक्शन और आउटपुट लोड सेक्शन के बीच में जो आता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो पूरा सेक्शन आता है। कभी कभी लोड को फीडबैक देना पड़ता है, कहाँ पे, तो किधर तो कंट्रोल रहेगा हमारा, वो कंट्रोल सेक्शन में लोड का जो फीडबैक है वो कंट्रोल सेक्शन को दिया जाता है। कंट्रोल में क्या होता है कि कुछ प्रोग्रामिंग होता है, और वो प्रोग्रामिंग जो है वो यहाँ पे जैसा कि फॉर एग्जांपल PLC अलग से एक डिवाइस लगवाना पड़ता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और प्रोग्रामिंग कहाँ पे करते हैं कि CPU में। तो CPU ये इलेक्ट्रॉनिक का, ये जो प्रोटेक्टिव सर्किट सेक्शन के बाद जो आने वाला सेक्शन रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का सेक्शन रहता है। एक सेक्शन रहता है, आज एक से ज़्यादा भी सेक्शंस हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के, अलग अलग उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उस सेक्शन में भी कंट्रोलिंग अगर प्रोग्रामिंग रह गया तो फिर उसके प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा ये सर्किट, सिंपल सर्किट, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट में भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हम बनवा सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स सर्किट ही ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक आपको समझाने के तौर से एक सिंपल सर्किट बनवाया था। तो अभी इसमें हम देखेंगे कि पिछले एक वीडियो में हमारा रह गया था कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि कहीं अनवांटेड पाथ तैयार होता है। अभी एग्जिस्टिंग पाथ है सर्किट का, तो उसमें क्या होता है, अनवांटेड शॉर्ट पाथ तैयार होता है जो कंपोनेंट को बाईपास करता है। फिर उसमें से जो करंट, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ करंट, ये इन्फिनिटी करंट बहता है, यानी कि आउट ऑफ रेंज करंट बहता है। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में हमारा करंट जो है वो इन्फिनिटी फ्लो करेगा सर्किट में से, और रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 या नियरली इक्वल टू 0 रहेगा। शॉर्ट सर्किट में सर्किट का रेजिस्टेंस 0 रहता है, इसके कारण करंट इन्फिनिटी आउट ऑफ रेंज हमारा सर्किट में से फ्लो कर सकता है। और ओपन सर्किट में क्या होता है कि ओपन सर्किट में करंट जो है
वो करंट ज़ीरो होता है और रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बिहेवियर में है। शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट के जो पैरामीटर्स है करंट और रेजिस्टेंस के, वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसमें करंट ज़ीरो रहता है क्योंकि रेजिस्टेंस इन्फिनिटी आउट ऑफ रेंज रेजिस्टेंस रहता है ओपन सर्किट में, तो उसके कारण करंट ज़ीरो रहता है। तो हमारा रेजिस्टेंस का ये बताना भूल गया था मैं पिछले वीडियो में, इतना आप ध्यान में रखिए। तो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सोर्स सेक्शन यानी कि इनपुट सेक्शन का बारे में। तो इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, और इनपुट तो हम देते हैं, आपको तो मालूम ही होगा, एसी और डीसी देते हैं। जैसा सर्किट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एसी या डीसी, एसी तो एक तो एसी देते हैं, नहीं तो डीसी देते हैं, या फिर दोनों भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में एसी और डीसी दोनों भी लगते हैं। तो दोनों भी हम एसी और डीसी सप्लाई देते हैं। तो एसी जो है, एसी का एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल है एसी अल्टरनेटर। एसी अल्टरनेटर ये कहाँ, जहाँ पावर जनरेशन स्टेशंस होता है वहाँ पे एसी अल्टरनेटर्स चलाए जाते हैं। और फिर होगा हमारा इन्वर्टर का आउटपुट। इन्वर्टर का जब पावर जाएगा हमारा मेंस पावर, तो इन्वर्टर बैकअप देगा एसी में, तो इन्वर्टर का आउटपुट भी एसी होता है। और हमारा जो मेंस पावर आउटलेट जो हमारे घरों में या फिर हमारे ऑफिसेस में कहीं भी आउटलेट मेंस पावर आउटलेट होता है सॉकेट, वहाँ में 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज सप्लाई मिलता है, तो वो भी एसी में होता है। और डीसी की जो एग्जांपल्स है, डीसी के एग्जांपल्स है डीसी जनरेटर, बैटरीज, सेल्स, सोलर पैनल्स एट्सेट्रा। ये जो है ये क्या है, डीसी के सोर्सेस है। तो हमारा एसी अल्टरनेटर में क्या होता है कि एसी अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर, ये दोनों में क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन, यहाँ पे सोर्स बोले तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है कि आपको तो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ये तो मालूम होगा कि इसमें क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से, एक काइंड से दूसरे काइंड में ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसी अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर में सेम वही प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो है, रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी जो रोटर रहता है, या फिर मूविंग कॉइल का जो रोटेशनल एनर्जी रहता है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्जन करते हैं। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कन्वर्जन हम दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और वो एक्सटर्नल सर्किट से करंट फ्लो होता है। एसी अल्टरनेटर में सेम प्रिंसिपल, डीसी जनरेटर में सेम प्रिंसिपल, लेकिन डीसी जनरेटर में एक ज़्यादा कंपोनेंट ऐड होता है, वो है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है कि एसी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होने वाले एसी अल्टरनेटर में, उसको हम कम्यूटेटर में जो कॉपर कॉइल्स होते हैं, बंच ऑफ कॉपर कॉइल्स, और वो सेपरेटेड माइका शीट से सेपरेटेड होते हैं। तो वो कॉपर कॉइल्स जो है वो क्या करते हैं, एसी क्वांटिटी डीसी में कन्वर्जन करते हैं, और वो डीसी एक्सटर्नल सर्किट में सप्लाई होता है। ये डीसी जनरेटर, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। और इसमें क्या, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी अल्टरनेटर डीसी जनरेटर में। इन्वर्टर में जो है वो पहले पावर, जब हमारा मेंस पावर सप्लाई रहता है चालू, तब वो क्या होता है कि एसी का
एसी एसी का कन्वर्जन डीसी में करता है और वो बैटरी में स्टोर करता है। जब पावर कट ऑफ होती है, मेंस पावर सप्लाई कट होता है, तब वो इन्वर्टर क्या होता है, बैकअप देता है। एसी का डीसी का बैटरी में जो डीसी एनर्जी स्टोर हुई उसका कन्वर्जन एसी में करता है और वो एसी हमारे को बैकअप में देता है। तो मेंस पावर आउटलेट वो आपको तो पता है एसी ही रहता है। और बैटरी सेल्स और सोलर बैटरी सेल्स भी, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इनमें ये तीनों में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होता है और उसके कारण एक केमिकल एनर्जी क्रिएट होती है और वो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हम इसमें एक्सटर्नल सर्किट जब अप्लाई होगा, एक्सटर्नल सर्किट जब हम उसको लगवाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तब वो बैटरी और सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट में कन्वर्ट इनटू करंट और वो डीसी में रहता है। बैटरी और सेल्स का जो केमिकल एनर्जी कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। इसमें मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी और डीसी जनरेटर में, और बैटरी सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। तो ये हमारा डीसी होगा। एसी एसी का अभी हम सिंबल देखें तो सप्लाई का सिंबल ऐसा रहता है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, इधर सर्किट में जाता है। तो करंट पहले क्या करता है एसी में, तो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। कभी भी करंट फ्रॉम हायर वोल्टेज हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब यहाँ इधर से फ्लो करेगा और या इधर से ऐसा सर्किट में से इधर से फ्लो करके नेगेटिव टर्मिनल में आएगा करंट हमारा। तो एक तरफ एसी में क्या होता है कि स्विचिंग होता है, ऐसा ए पॉजिटिव साइकिल ऐसा ये फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, फिर इसका स्विचिंग होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है और ये पॉजिटिव, और जिधर पॉजिटिव है उधर से करंट फ्लो करता है। तो इधर से पॉजिटिव से लेके नेगेटिव ऐसा रिवर्स में फ्लो करेगा, तो ऐसा फ्लो करेगा। तो हमारा एसी ये जो है ये बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट रहता है। एसी में करंट हमेशा बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट रहता है और ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, यानी कि स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में वो हमारा बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट फ्लो करता है एसी में। तो इसमें 60 मान लीजिए 50 हर्ट्स ये है एसी है, तो 50 टाइम्स ए ज़ीरो बन जाता है करंट। यहाँ पे ज़ीरो होता है करंट और यहाँ पे मैक्सिमम होता है इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये न्यू रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये एसी का बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट रहता है। और डीसी में क्या होता है, डीसी में जो रहता है वो पोलैरिटी कभी भी चेंज नहीं होती। डीसी में हमेशा एक ही पोलैरिटी रहती है और उसका स्विचिंग नहीं होता। इसके कारण डीसी में जो फ्लो है एक कांस्टेंट रहता है, ऐसा हमेशा एक लेवल पर कांस्टेंट फ्लो एक करंट फ्लो करता है। तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट में डीसी में होता है, क्योंकि इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, यहाँ पे स्विचिंग नहीं होता। तो एक ही पॉजिटिव से नेगेटिव एक ही डायरेक्शन से हमारा करंट फ्लो करता है डीसी में। ये डीसी में हो गया और ये एसी में। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, बाय डायरेक्शनल करंट, और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, एक ही डायरेक्शन से करंट फ्लो करता है। तो ये एसी का और डीसी का हो गया। और ये सोर्सेस में कैसा कन्वर्जन होता है वो भी देखा हमने। अभी सोलर पैनल्स में क्या होता है कि फोटो एनर्जी जो है, सोलर सन का जो एनर्जी रहता है फोटो एनर्जी, उसका कन्वर्जन करंट में होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। तो ये देखा हमने। अभी हम देखेंगे कि ये सोर्स के टाइप्स क्या होते हैं। अभी हम सर्किट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसी या डीसी लगवा सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स सर्किट में दोनों भी रहते हैं, एसी और डीसी सोर्स। और कैसा
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं वो भी देखा। हम अब सोर्सेस के टाइप्स देखने वाले हैं कि किन किन प्रकार के टाइप्स रहते हैं, किन किन प्रकार के सोर्सेस रहते हैं इलेक्ट्रिकल सोर्सेस। तो सोर्सेस के मुख्य रूप से दो टाइप्स होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एसी में भी आता है और डीसी में भी रहता है। तो वोल्टेज सोर्स के एसी और डीसी दोनों में भी वोल्टेज और करंट सोर्स रहते हैं। और ये वोल्टेज सोर्स के और करंट सोर्स के सिमिलर दो टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट या कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। सेम करंट सोर्स के बारे में, करंट सोर्स भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और कंट्रोल्ड या डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है। तो हम पहले इंडिपेंडेंट देखेंगे। इंडिपेंडेंट के भी दो टाइप्स होते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट में आइडियल का मतलब क्या होता है कि आइडियल जो है ये सोर्स का इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे हम इसको, स्मॉल आर। ये सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो रहता है वो ज़ीरो एज्यूम किया जाता है आइडियल में। और ज़ीरो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एज्यूम किया होता है तो हमारा सोर्स आइडियल बन जाता है। यानी कि इस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में, आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या रहेगा कि वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज किस प्रकार कांस्टेंट रहेगा। जो सर्किट को डिलीवर करता है वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज, वो डिलीवर वोल्टेज वो कांस्टेंट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। यानी कि करंट कितना भी फ्लो होने दो, कम या ज़्यादा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से करंट कम या ज़्यादा कितना भी चाहे हो सर्किट में, लेकिन वोल्टेज हमारा जो वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है वो कांस्टेंट सप्लाई करता है सर्किट को। जब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है यानी कि सोर्स आइडियल बन जाता है। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो इम्पॉसिबल है, यानी कि ज़ीरो इंटरनल रेजिस्टेंस को किसी भी सोर्स में नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस ज़रूर रहता है, थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स में। और इसी के कारण कोई भी सोर्स हमको आइडियल नहीं मिलता, प्रैक्टिकल सोर्स ही मिलता है, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स। अभी वोल्टेज सोर्स में क्या होता है प्रैक्टिकल में कि इंटरनल रेजिस्टेंस एज्यूम किया जाता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर सोर्स का हम देखें, इंटरनल रेजिस्टेंस रहता ही रहता है, तो उसी के कारण जो है हमारा वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन करंट, हमारा वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज है ये करंट का जो चेंजेस है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सर्किट में, तो उस जैसा जैसा टाइम या करंट फ्लो होता है सर्किट में से वैसा वैसा हमारा वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में हमको ऐसा वोल्टेज सोर्स मिलता है जिसमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन द करंट इन द सर्किट हमारा वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज डिक्रीज़ होने लगता है, कम होने लगता है। और करंट सोर्स सेम करंट सोर्स का भी रहता है। यहाँ पे करंट जो है आइडियल करंट सोर्स में क्या रहता है कि विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो एज्यूम किया जाता है और विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन द वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर सर्किट में का जो वोल्टेज है वो कम ज़्यादा भी हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से, तो हमारा करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं रहता है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सोर्स में कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा या ज़्यादा थोड़ा बहुत क्वांटिटी में इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है। और उसी के कारण इस इंटरनल रेजिस्टेंस ये जो मेन रीज़न है, इसी के कारण ही कोई भी सोर्स का करंट या वोल्टेज अभी या करंट सोर्स का ये करंट है वो डिक्रीज़ होने लगता है जब सर्किट में का वोल्टेज कम या ज़्यादा चेंजेस हो जाए, वोल्टेज में चेंजेस आ जाए, कम या ज़्यादा हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो हमारा करंट सोर्स का करंट भी डिक्रीज होने लगता है। ये है प्रैक्टिकल सोर्स। चाहे वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज डिक्रीज होने लगता है तो करंट सोर्स का करंट डिक्रीज होने लगता है, सिर्फ एक फैक्टर के कारण। तो सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सोर्स में प्रेजेंट रहता है, रहता ही रहता है, वो कंपलसरी है। तो हमको आइडियल ऐसा कोई भी सोर्स नहीं मिलता, सिर्फ प्रैक्टिकल सोर्स ही हमको मिल जाता है। तो हम बात करेंगे अभी डिपेंडेंट या कंट्रोल्ड सोर्स की। इंडिपेंडेंट में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के दोनों टाइप्स कॉमन थे, लेकिन डिपेंडेंट को ही हम कंट्रोल्ड सोर्स बोलते हैं, डिपेंडेंट सोर्स को ही कंट्रोल्ड सोर्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरे सर्किट या दूसरे ब्रांच का जो करंट या वोल्टेज है दूसरे ब्रांच का, वो मेन जो सोर्स का जो वोल्टेज या करंट है उसको कंट्रोल करता है, और वो उसके ऊपर हमारा मेन सोर्स का जो वोल्टेज या करंट है वो डिपेंड रहता है। तो इसमें देखेंगे कि कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स में क्या रहता है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स और करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स रहता है जो वोल्टेज कंट्रोल्ड हो सकता है या करंट कंट्रोल हो सकता है। वो कैसे देखेंगे, तो अभी और कंट्रोल्ड सोर्स को ऐसा डायमंड शेप में डिनोट किया जाता है। तो अभी हम देखेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड यानी कि प्लस माइनस वोल्टेज, ये मेन सोर्स रहेगा, और ये है हमारा एक्सटर्नल जो अदर ब्रांच का जो वोल्टेज कंट्रोल्ड यानी कि अदर ब्रांच का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है यहाँ पे, ये अदर ब्रांच है सर्किट में का, और ये वोल्टेज है। तो इस एक कैपिटल V इसका वोल्टेज मान लीजिए, तो मेन करंट सोर्स का, मेन वोल्टेज सोर्स का। तो इस वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज मान लीजिए हम एज्यूम करेंगे स्मॉल v और एक कैपिटल V। तो कैपिटल V इसका जो वोल्टेज है किससे डिनोट करते हैं, K इंटू V, स्मॉल v, यानी कि K इंटू इस अनदर ब्रांच का जो वोल्टेज है उस वोल्टेज से ये हमको मेन सोर्स का वोल्टेज मिल जाता है। तो ये K जो होता है क्या है, एक फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है बोले चलेगा, या फिर फैक्टर 1 2 3 इसकी वैल्यू डिजिट्स में रहती है। और ये K, अब ये समझो हमारा वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है, मान लीजिए इसमें 3 वोल्ट्स है वोल्टेज सोर्स का वोल्ट, और ये इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट्स, और K का फैक्टर है समझो 3, तो 3 इंटू 2, K की वैल्यू है 3, और ये जो स्मॉल v का वैल्यू है 2, यानी कि हमारा वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज बन जाता है 3 इंटू 2 6 वोल्ट्स। यानी कि हमारा वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज जो रहता है मेन 3 वोल्ट्स का रहता है वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज, लेकिन सर्किट में इस अनदर ब्रांच के जो वोल्टेज है उस पर डिपेंड होने के कारण उसका वोल्टेज बूस्ट हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है या एम्पलीफाई हो जाता है, तो 6 वोल्ट होता है। यानी कि एक फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो इसका कारण इससे क्या होता है, कंट्रोल करंट सोर्स में या कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में क्या है, हमारा करंट सोर्स का करंट या वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होता है, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है, और जो है वो इंक्रीज उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, स्ट्रेंथ बनना यानी कि वो एम्पलीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स देखें, अभी करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स सेम रहेगा। अभी यहाँ पे करंट है, करंट समझो हम I से डिनोट, कैपिटल I से डिनोट करेंगे, और यहाँ करंट है, ये अनदर ब्रांच का करंट क्यों करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में क्या आता है कि ये वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज है वो अनदर ब्रांच का जो करंट है, करंट अनदर ब्रांच सर्किट में का जो अनदर ब्रांच रहता है, दूसरा ब्रांच रहता है, उसमें का जो करंट रहता है उसके ऊपर इसका जो वोल्टेज है सोर्स का वोल्टेज वो डिपेंड रहता है, या ये अनदर ब्रांच का जो करंट है वो सोर्स के वोल्टेज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करता है। इसमें अभी करंट कंट्रोल का वोल्टेज सोर्स में क्या होता है कि समझो वोल्टेज सोर्स का सेम रखिए 3 वोल्ट्स, और करंट समझो मान लीजिए कि
1 एम्पियर है, 1 एम्पियर, और के की वैल्यू है 2 यहाँ पे। तो के की वैल्यू 2 रखा है, नहीं 1 मिनट, अभी यहाँ पे 2 एम्पियर समझो करंट हमने ले लिया है, 2 एम्पियर करंट, और के की वैल्यू 2 रखा, के की वैल्यू 2, और यहाँ पे के इंटू आई आएगा यहाँ पे, और आई की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू 2 4 वोल्ट्स हमारा वोल्टेज बन जाता है। यानी कि यहाँ पे भी वोल्टेज इंक्रीज़ होता है, 3 वोल्ट्स का 4 वोल्ट्स में वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ। कभी कभी डिक्रीज़ भी हो सकता है। एक के की जो वैल्यू है इसके ऊपर डिपेंड रहता है, और ये जो कितना करंट या अनदर ब्रांच का कितना करंट है, कितना वोल्टेज है उसके ऊपर, और के की वैल्यू, ये दोनों के ऊपर इस मेन सोर्स का जो वोल्टेज है या करंट है उसकी वैल्यू डिपेंड रहता है। इंक्रीज़ ही होएगा ऐसा नहीं है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे हो गया हमारा करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अभी हम क्या करेंगे कि ये करंट सोर्स लेंगे, कंट्रोल्ड करंट सोर्स, यानी कि डिपेंडेंट करंट सोर्स। इसमें भी वोल्टेज कंट्रोल्ड और करंट कंट्रोल्ड, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स और करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, 2 टाइप्स आते हैं। अभी करंट सोर्स को कैसा डिनोट करते हैं, डिपेंडेंट करंट सोर्स को कि एरो से डिनोट करते हैं। अभी ये करंट सोर्स बन गया, तो यहाँ पे होगा करंट सोर्स, मान लीजिए इसका करंट सोर्स का जो करंट है आई में डिनोट, कैपिटल आई में डिनोट करेंगे हम। तो ये अभी हम देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज दिया है, अनदर जो ब्रांच का वोल्टेज कंट्रोल, यानी कि वोल्टेज है अनदर ब्रांच का, तो वो कंट्रोल करेगा हमारे मेन सोर्स के करंट को। तो कैसे, अभी इसका वोल्टेज मान लीजिए कि हम वोल्टेज लिया है हमने 1.5 वोल्ट, इसका करंट है लगभग 2 एम्पियर्स में सोर्स का करंट, और हमने इसका वोल्टेज अनदर ब्रांच का वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, और के की वैल्यू है 2। तो क्या होगा कि के की वैल्यू 2 इंटू यहाँ पे वोल्टेज, अनदर ब्रांच को वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 1.5, यानी कि 2 इंटू 1.5 3 वोल्ट्स होगा। यानी कि करंट, हमारा करंट जो है वो करंट 3 एम्पियर्स में आएगा। 2 इंटू 1.5 3 एम्पियर्स हमारा करंट, 2 एम्पियर्स सोर्स का करंट था वो 3 एम्पियर्स हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज भी हो सकता है। अभी समझो इसकी वैल्यू है 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, और के की वैल्यू सेम लीजिए 2, यहाँ पे 0.5 आएगा, 0.5 इंटू 2 यानी कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर का 1 एम्पियर हो गया, या यहाँ डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है कि मेन सोर्स का जो वोल्टेज या करंट है वो इस अनदर ब्रांच का जो करंट या वोल्टेज है उसके कारण इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये वोल्टेज सोर्स वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो गया। अभी करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स में क्या रहता है, करंट सोर्स वही रहेगा हमारा, यहाँ पे करंट कंट्रोल यानी कि अनदर ब्रांच का करंट लिया जाएगा। यहाँ पे है करंट लिया है आई, और आई की वैल्यू हम लेंगे, समझो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 एम्पियर लिया है, और यहाँ का जो मेन सोर्स का करंट है 2 एम्पियर से, और हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है यहाँ पे 3 लिया, समझो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 स्मॉल आई यहाँ पे लेंगे, समझो यहाँ पे गड़बड़ होता है, स्मॉल आई, के इंटू स्मॉल आई, स्मॉल आई की वैल्यू है 1, 3 इंटू 1 3 एम्पियर्स। तो यहाँ पे 3 एम्पियर्स हमको मिलता है करंट, जो 2 एम्पियर्स का करंट सोर्स का करंट था वो 3 एम्पियर्स में कन्वर्जन होता है, बढ़ता है, घटता भी है। लेकिन ये जो बनने वाली जो करंट सोर्स का करंट जो है यहाँ पे बढ़ता है, ये जो प्रिंसिपल है इंक्रीज होने वाला प्रिंसिपल करंट सोर्स का जो प्रिंसिपल है वोल्टेज कंट्रोल्ड या करंट कंट्रोल्ड प्रिंसिपल, ये हमारे ट्रांजिस्टर में अप्लाई होता है। ट्रांजिस्टर का जो वर्किंग है इस प्रिंसिपल पर काम करता है। कैसा, तो ट्रांजिस्टर का समझो, मान लीजिए यहाँ पे बेस है, कलेक्टर और एमीटर है। तो ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर वो करंट कलेक्ट करेगा यहाँ पे इस टर्मिनल पे,
बेस पे हम बेस ये अनदर ब्रांच का या एक तो करंट होगा या फिर वोल्टेज होगा, कुछ भी हो, वोल्टेज होगा, सॉरी यहाँ पे अनदर ब्रांच का वोल्टेज होगा या करंट कुछ भी हो सकता है क्वांटिटी अनदर ब्रांच का। तो यहाँ पे हम ट्रिगर करते हैं या फिर यहाँ से इसको ट्रांजिस्टर को यहाँ से अनदर ब्रांच को वोल्टेज या करंट अप्लाई होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ का वोल्टेज है वोल्टेज 2 वोल्टेज है या 2 एम्पियर्स है। तो यहाँ का करंट इसने कलेक्ट किया है, कलेक्टर ने 3 एम्पियर्स, और के की वैल्यू समझो हमने ली है 4 के की वैल्यू समझो हमने 2.5 ली है, 2.5 के की वैल्यू 2.5 रहेगा कि नहीं मालूम नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2.5 लेते हैं वोल्टेज, और करंट भी 2.5 वोल्ट और करंट भी 2.5 एम्पियर्स, या कुछ भी हो क्वांटिटी, यहाँ करंट हो या वोल्टेज हो, और यहाँ पे कलेक्टर ने 3 एम्पियर्स का करंट कलेक्ट किया है। तो कलेक्टर टर्मिनल ट्रांजिस्टर का, तो के की वैल्यू हमने समझो ली है हमने 2, के की वैल्यू 2 ली है। तो यहाँ पे आउटपुट पे एमीटर में आएगा हमको इसका 2 इंटू इसका वोल्टेज या करंट कुछ भी ले लो, तो 3 करंट लेते हैं समझो यहाँ पे इसका ट्रांजिस्टर का करंट, तो करंट 3 एम्पियर्स है ट्रांजिस्टर का, जो मेन सोर्स समझो मेन सोर्स करंट सोर्स का करंट है 3 एम्पियर्स, यहाँ पे हमने 3 एम्पियर्स लिया। तो इसका 3 एम्पियर्स का कन्वर्जन कितना होता है, के इंटू यहाँ वी इंटू आई, के इंटू वी या फिर आई कुछ भी लेंगे। तो के की वैल्यू 2 है इंटू 2.5, यानी कि 5 एम्पियर्स होता है। यहाँ पे करंट इंक्रीज़ होता है। तो यही प्रिंसिपल करंट सोर्स का जो इंक्रीज़ वाला प्रिंसिपल है ये ट्रांजिस्टर में अप्लाई होता है। बूस्ट जो करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, और करंट इसलिए ट्रांजिस्टर ये कंट्रोल्ड करंट सोर्स की तरह ही वर्किंग करता है किसी भी सर्किट में। तो यहाँ पे करंट जो है ये 5 एम्पियर्स हमको मिल गया। करंट हमको मिला था 3 एम्पियर्स इनपुट में, आउटपुट हमको दे रहा है 5 एम्पियर्स, यानी कि करंट का स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो गया। और इसलिए इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होना इसका मतलब क्या है, करंट का एम्पलीफिकेशन हो गया। तो ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर काम करता है। इस वीडियो में आप इतना ही ध्यान में रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।